नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और साइंस की क्लासेस ले रहे होंगे। तो साइंस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा सिर्फ 2 ही पार्ट्स बचे, एक तो छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो आज हम, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज हम छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे कि छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन वो कैसे होता है और अवशोषण भी होता है। तो जैसा कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमने जो कल पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था कि पेनक्रियाज किस प्रकार वर्क करता है, संपूर्ण पाचन रस उससे कैसे निकलता है, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो पेनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बहिस्रावी भाग और एक अंतःस्रावी भाग। मेन पार्ट किसका होता है? बहिस्रावी भाग का होता है। और 2 या 3% पार्ट किसका होता है? मेन रोल किसका होता है? अंतःस्रावी का होता है। ठीक है। जिसके बाद मैंने बहिस्रावी के बारे में बताया था, उसमें एक एसिने सेल्स होती हैं। और अंतःस्रावी भाग में मैंने आपको बताया था कि एक आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस होते हैं जिनमें अल्फा बीटा और गामा सेल होती है। कौन सी सेल होती है? अल्फा बीटा और गामा सेल होती है। आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस और एसिने सेल्स, ये दोनों आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं ताकि आपको पता रहे कि अंतःस्रावी भाग में कौन सी सेल है और बहिस्रावी भाग में कौन सी सेल है। तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। एसिने सेल से क्या निकलता है? संपूर्ण पाचन रस निकलता है। ठीक है। अब संपूर्ण पाचन रस वर्क किस प्रकार करता है ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन से छोटी आंत के कौन से पार्ट में जाके ये काम करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अल्फा सेल के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि इससे क्या निकलता है? ग्लूकागोन निकलता है। और बीटा सेल के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उससे क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। गामा सेल से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन निकलता है। अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन निकलता है वो क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को अप करता है और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को डाउन करता है। ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी। और संपूर्ण पाचन रस के बारे में हमने पढ़ा था कि संपूर्ण पाचन रस से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। एक तो हमने ट्रिप्सिनोजन के बारे में पढ़ा था। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है। अब इसे कहा तो छोटी आंत जाता है, लेकिन इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। देखिए ये क्या है कि कहने में छोटी आंत है ना, लेकिन इसकी लेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। लेंथ कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्या है? दिखने में छोटी लगती है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। जब आप देखेंगे ना कि जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि सबसे पहले क्या आती है? ईसोफेगस आती है। ईसोफेगस से फिर क्या होता है? स्टमक आता है। ठीक है ना। स्टमक के लास्ट वाले पार्ट से, कौन से वाले पार्ट से? जो हमने पढ़ा था कि लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? पाइलोरिक। लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? पाइलोरिक है। ठीक है। पाइलोरिक से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है। ठीक है ना। अब पाइलोरिक से स्मॉल इंटेस्टाइन जो कनेक्ट होती है ना, वो किससे कनेक्ट होती है? सीधा सबसे पहले ड्यूडिनम से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? ड्यूडिनम से कनेक्ट होती है। ठीक है। इसके बाद किससे कनेक्ट होती है? ड्यूडिनम से कनेक्ट होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा जिससे कनेक्ट हुई है, ये सी शेप्ड का होता है। किस शेप का होता है? सी शेप्ड का। ये हम अभी पढ़ लेंगे कि ड्यूडिनम क्या है और जेजुनम क्या है और इलियम क्या है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। ये किसके होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। जिसके बाद ड्यूडिनम से कनेक्ट होने के बाद ये जेजुनम पे आती है। ठीक है। जेजुनम। ठीक है। जिसके बाद इसका जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना, इसी के जस्ट नीचे, इसमें क्या है कि जो जेजुनम होता है ना, ये कम रहता है ना, ये कुंडलीकृत रहता है। इसमें बिल्कुल कुंडलीकृत टाइप से रहता है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे इसी प्रकार, कुछ इसी प्रकार रहता है, कुंडलीकृत पार्ट रहता है। ठीक है। इसी इसी शेप में, इसी प्रकार क्या रहता है?
इलियम रहता है यहां पर, इलियम। ठीक है, अब सबसे जो ये है क्या, डिड्यूनम है, ये सी शेप में होता है, छोटा सा पार्ट है बिल्कुल, लेकिन सर्वाधिक पाचन भी कहां पर होना है, यहीं पर होना है। जेजुनम कुंडलीकृत होता है, इसकी अपेक्षा में बड़ा है, लेकिन अवशोषण कहां पे सबसे ज्यादा अवशोषण कहां पर होना है, जेजुनम में होना है। ठीक है, इसके बाद आता है इलियम, सबसे लंबा और कुंडलीकृत भाग है, सबसे लंबा और कुंडलीकृत भाग होता है, और इसमें क्या होता है, विटामिन का अवशोषण होता है। कौन से विटामिन का अवशोषण होता है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन का अवशोषण इलियम में होता है। तो ये चीज एक बार आपको इसकी एनाटॉमी भी समझ में आनी चाहिए कि इसका डायग्राम बेस किस प्रकार कनेक्टेड होता है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हमने ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था कि ईसोफेगस किस प्रकार से भोजन को स्टमक में लेके आती है, आमाशय के अंदर आमाशय किस प्रकार वर्क करता है, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टमक से कनेक्टेड क्या है, ड्यूडिनम है। क्या कनेक्टेड है, ड्यूडिनम। ठीक है, ड्यूडिनम से क्या कनेक्टेड है, जेजुनम, जेजुनम से क्या कनेक्टेड है, इलियम। तो छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, पाइलोरिक, सॉरी ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं छोटी आंत के। तो अब देखिए, मैंने कल आपको अग्नाशय जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अग्नाशय से क्या होता है कि संपूर्ण पाचन रस निकलता है। कौन सा पाचन रस निकलता है, संपूर्ण पाचन रस। अब वो संपूर्ण पाचन रस आता किसके अंदर है, संपूर्ण पाचन रस आता किसमें है, छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर आता है, छोटी आंत के। तो जब ये छोटी आंत के अंदर आएगा तो संपूर्ण पाचन करेगा भी तो ना भाई, संपूर्ण पाचन रस निकल चुका है ना, और संपूर्ण पाचन रस छोटी आंत के अंदर आ चुका है, तो फिर पूर्ण कंप्लीट पाचन भी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन, संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, संपूर्ण पाचन क्यों होता है, अब आपको आई थिंक ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि संपूर्ण पाचन होता क्यों है, क्योंकि संपूर्ण पाचन रस कहां से आ रहा है, अग्नाशय से आ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। ठीक है, मुख्यतः ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा, वसा का पाचन कहां पर हो गया था, स्टमक में भी, लेकिन मुख्यतः मेनली वसा का पाचन यही होता है। देखिए, संपूर्ण पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है, सर्वाधिक अवशोषण भी कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है, और मुख्यतः वसा का पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये होता क्यों है, और वसा का पाचन यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि संपूर्ण पाचन रस है, उसके अंदर लाइपेज आ रहा है, ठीक है, एमाइलेज आ रहा है, तो सारी चीजें आ रही हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत काम की चीज है यदि देखा जाए, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। और देखिए, सबसे मेन चीज क्या है कि जैसे अभी तक तो क्या है, सिर्फ खाना पच रहा था, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट्स को जरूरत है, तो वहां तो खाना जो एनर्जी है, जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है, वो पहुंचे ही नहीं, है ना। तो लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, इन सब चीजों को कहां पर पहुंचाएगा, हमारे ब्लड सेल के अंदर। कहां पर पहुंचाएगा, ब्लड सेल के अंदर। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अवशोषण ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अवशोषण भी कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर 3 चीजें काम करती है। देखो क्या क्या चीज आती है, एक तो बाइल जूस आता है, तो मैंने आपको बताया था जो कहां से सिक्रेट हो रहा है, लीवर से सिक्रेट हो रहा है। बाइल जूस होता है ना, जो हमने पढ़ा था कि वसा का पाचन करता है, वसा का पायसीकरण करता है, वसा लाइपेज को सक्रिय करता है। तो लाइपेज को देखो, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स लिखवाए, आप एक एक चीज को कनेक्ट करते चलिए। साइंस में क्या है कि यदि आपने चीजों को कनेक्ट कर लिया तो आपको चीज बिल्कुल सिस्टमेटिकली और अच्छे से समझ आएगी। देखिए, वसा का पाचन क्यों होता है, क्योंकि बाइल जूस आ रहा है। बाइल जूस किसको एक्टिव करता है,
बाइल जूस किसको एक्टिव करता है? वसा को एक्टिव करता है, लाइपेज को एक्टिव करता है। तो लाइपेज को एक्टिव कर दिया तो वसा का पाचन होगा, इसलिए सबसे ज्यादा पाचन। दूसरा, पेनक्रियास से भी क्या आ रहा है? लाइपेज आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है कि वसा का पाचन कहां पर ज्यादा होता है? छोटी आंत के अंदर ज्यादा होता है। वसा को क्या करता है? छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन होता है ना, वो क्या है? यही होता है। तो तीन चीजें आती हैं इसके अंदर, है ना। छोटी आंत में मुख्यतः तीन प्रकार के पाचन रस प्रयुक्त होते हैं। तीन प्रकार के क्या होते हैं? पाचन रस प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, बाइल जूस, जिसे क्या बोला जाता है? पित्र रस, ठीक है। सेकंड, पेनक्रियाज जूस, अग्नाशय रस, इसे क्या बोला जाता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस। थर्ड क्या है? आंत रस। अब देखिए आंत रस क्या होता है, इससे भी काफी सारे एंजाइम्स निकलते हैं, इसे बोला जाता है स्यूकस इंटेरिकस। स्यूकस इंटेरिकस, ठीक है। तो ये तीन चीजें किसमें प्रयुक्त होती हैं? पाचन की छोटी आंत के अंदर प्रयुक्त होती हैं। एक तो बाइल जूस है, एक पेनक्रियाज जूस है, और एक स्यूकस इंटेरिकस है। तो ये आंत रस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि आंत रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें वर्क करती हैं। अब देखिए ये तीनों चीजें हैं जो पेनक्रियाज रस है और बाइल जूस है, ये चीजें हम छोटी आंत के कौन से पार्ट में जाती है? तो ये जाती है ड्यूडिनम में अंदर, ठीक है। तो अभी हम तीनों पार्ट एक बार देखते हैं, जिसके बाद हम डिस्कस करते हैं, तो आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि ये चीजें उसके अंदर ही क्यों गई है, ठीक है। ये मैं एक बार साफ कर देता हूं कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि छोटी आंत के थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए कि छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, अभी हमने देखा था, ड्यूडिनम। देखिए अब इनके हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगा कि इसके हिंदी में नाम क्या होगा। जेजुनम। और नंबर तीन है इलियम, ठीक है। अब मैंने आपको अभी ड्यूडिनम, जेजुनम, इनके बारे में अभी बता दिया था। इलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूडिनम में क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन किस वाले पार्ट में होता है? सर्वाधिक पाचन, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है? सी शेप। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी शेप कैसी होती है। जैसे अभी हमने इसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, तो एनाटॉमी में हमने देखा था कि इसकी शेप कैसी थी? सी शेप थी। तो ड्यूडिनम का पार्ट कौन सा है? सर्वाधिक पाचन किसमें होता है? ड्यूडिनम वाले पार्ट में होता है। जेजुनम में क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण। सर्वाधिक अवशोषण होता है, ठीक है। इलियम में क्या होता है? इलियम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि सबसे लंबा और कुंडलित भाग है। सबसे लंबा और कुंडलित भाग कौन सा है? इलियम है।
और इसके अंदर क्या होता है, विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या होता है, अवशोषण। विटामिन B12 का क्या होता है, अवशोषण होता है। विटामिन B12 का क्या होता है, अवशोषण होता है। दो चीजें आपको इलियम के बारे में ध्यान रखनी है, एक तो सबसे लंबा और कुंडलित भाग है, और विटामिन B12 का क्या होता है, अवशोषण होता है। विटामिन B12 किसमें मिलता है, हमने पढ़ा था कि केले के अंदर मिलता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम और B12 ये किसके अंदर है, केले के अंदर है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि सर्वाधिक पाचन किसके अंदर होता है, ड्यूडिनम के अंदर होता है। सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है, जेजुनम में होता है। और सबसे लंबा और कुंडलित भाग कौन सा है, इलियम है। और विटामिन B12 का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसकी शेप कैसी होती है, सी शेप होती है। और एक चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो जितना भी बाइल जूस है, अग्नाशय रस है, वो किसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि सर्वाधिक पाचन किसके अंदर हो रहा है, ड्यूडिनम के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, ड्यूडिनम के। तो सारे जितने भी रस हैं, बाइल जूस है, ये सब किसके अंदर आएंगे, ड्यूडिनम के अंदर आएंगे। किस पार्ट में आते हैं, ड्यूडिनम वाले पार्ट के अंदर आते हैं। तो ये चीज भी आप लिख लीजिए, नोट लगा के लिख सकते हैं कि नोट बाइल जूस और पेनक्रियास जूस छोटी आंत के ड्यूडिनम वाले भाग में ड्यूडिनम वाले भाग में क्या आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट हैं और किस पार्ट का क्या वर्क है, ठीक है। इसके बाद हम अब जो हमने ये पढ़ा था कि एक चीज हमने अभी डिस्कस की थी कि छोटी आंत के अंदर जो क्या रह गया था पीछे, अभी हमने संपूर्ण पाचन रस हो गया, आंत रस, सॉरी, आंत रस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आंत रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ये हमारा छूट गया था ना। तो आंत रस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आंत रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आंत रस के बारे में रह गया था हमारा कि आंत रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ये बात आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग है और उनके वर्क क्या क्या है। अब हम देखते हैं आंत रस, स्यूकस इंटेरिकस। आंत रस में प्रयुक्त एंजाइम, आंत रस में प्रयुक्त एंजाइम्स, ओके। आंत रस में प्रयुक्त एंजाइम कौन कौन से, देखिए। नंबर 1 डाइसैकेराइडेज, डाइसैकेराइडेज, DASE, डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज। नंबर 3, एक तो डाइसैकेराइडेज में देखिए ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, है ना। एक तो होता है सुक्रेज, एक होता है माल्टोज, और एक होता है लैक्टोज। डाइपेप्टाइडेज और एक होता है लाइपेज, एक होता है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियो NUCLEOTIDASE, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। तो ये चीजें आंत रस में प्रयुक्त होती हैं। डाइसैकेराइडेज, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, सुक्रेज, एक बार इसे ठीक से लिख देते हैं, सुक्रेज, सुक्रोज जिसे बोला जाता है,
माल्टोज होता है, एक क्या होता है लेक्टोज होता है। तो डाइसेकेराइडेज एक डाइपेप्टाइडेज, एक होता है लाइपेज और एक होता है न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, तो ये चीजें आंत रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइसेकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि आंत रस में प्रयुक्त एंजाइम कौन से हैं। जब आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि डाइपेप्टाइडेज, डाइसेकेराइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोटाइडेज। अब देखिए डाइसेकेराइडेज में, डाइसेकेराइडेज क्या होता है कि इसमें तीन चीजें होती हैं, सुक्रेज, माल्टेज और लेक्टेज, है ना, लेक्टोज। सुक्रोज क्या करता है ये दो चीजों में टूटता है ना, और माल्टोज भी क्या दो चीजों में टूटता है, और लैक्टोज है ये भी दो चीजों में टूटता है। लैक्टोज क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज ग्लूकोज में टूटता है। लेकिन ये चीजें हम आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट नाम से एक चैप्टर है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमें और भी अच्छे से समझ आएगा कि सुक्रेज क्या है, ये क्या है, और ये टेबल शुगर कौन सी होती है, और टेबल इनवर्ट शुगर कौन सी होती है। ये सारी चीजों के बारे में हम जब ग्लूकोज, ग्लूकागोन, इन सब चीजों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब हमें और भी अच्छे से समझ आएगा। इनकी नेमिंग भी उस समय हम करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आंत रस में प्रयुक्त एंजाइम कौन कौन से हैं, डाइसेकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोटाइडेज। अभी तक आरएसएसबी बोर्ड ने कभी इस आंत रस से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है कि आंत रस में प्रयुक्त एंजाइम कौन से हैं, आई थिंक मुझे जितना याद है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए ताकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और अब हम पढ़ते हैं कि अवशोषण कैसे होता है। ठीक है ना, सबसे मेन चीज तो वही है, पाचन ही पाचन थोड़ी ना करना है कि सिर्फ ये थोड़ी ना है कि सिर्फ पाचन कर लिया और पाचन करके, पाचन तो क्या है, पाचन में क्या चीजें होती हैं, जितना भी जो पाचन था, जितने भी हमने जो कुछ खाया है वो सब क्या हो गया, बिल्कुल मिक्स होके एकदम बिल्कुल उसका काइम बन के, है ना। तो सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक बॉडी के पार्ट्स को जिनको जरूरत है, जिनको विटामिन की, मिनरल्स की, इन सब चीजों की जरूरत है, वो कैसे जाएंगे। एब्जॉर्प्शन होना बहुत क्या है, ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या है, एक जैसे हमारे क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन से पहले काफी सारी चीजें थी जो रह गई है ना, कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वगैरह, लेकिन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन के बारे में देखिए, इसमें क्या होता है कि आहारनाल होती है ना, वो हमारी 4 लेयर होती है ना, सरोसा, मस्कुलरिस, सबमस्कुलरिस, सरोसा, म्यूकोसा, सबमस्कुलरिस, मस्कुलरिस। ठीक है ना, तो ये 4 पार्ट्स में क्या होता है, हमारी आहार नाल है वो डिवाइडेड होती है। तो म्यूकोसा भाग होता है ना, वो क्या होता है, सबसे अंदर की लेयर होती है ना, उसे क्या बोला जाता है, आंतरिक लेयर। उसे इसमें लिख लीजिए, है ना, आंतरिक लेयर। आंतरिक लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा होती है। कौन सी होती है, म्यूकोसा। आंतरिक लेयर क्या होती है, म्यूकोसा होती है। तो आंतरिक लेयर से क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। अब अवशोषण कैसे होता है, इसमें क्या होते हैं, आंतरिक लेयर में जो छोटी आंत होता है ना, उसकी भी आंतरिक लेयर होती है। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उभार उपस्थित होते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे जैसे आपके पास ये एक तरीके से ये है, ठीक है ना, ये क्या है, एक तरीके से छोटी आंत है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे ऐसे उभार उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार उपस्थित होते हैं। और यहां से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता रहता है। क्या होता है, ब्लड। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां से जितने भी विटामिन है ना, विटामिन है ना, मिनरल्स है ना, एनर्जी है, तो ये क्या करेंगे, इसको सोख के क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके, और किस में डाल देंगे, ब्लड के अंदर डाल देंगे। किस में डाल देंगे, ब्लड के। तो फिर विटामिन कहां पर आ जाएगा, ब्लड में। मिनरल कहां पे आ जाएंगे, ब्लड में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे उभार उपस्थित होते हैं। ये उभार ही क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण का काम कौन करता है, ये करते हैं। अब इसमें एक सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। वो क्या करते हैं, सूक्ष्म रसांकुर पेली के सर्कुलिस होते हैं। वो क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो अवशोषण कहां से होना है, म्यूकोसा भाग से। तो लिख लीजिए, छोटी
आंत में अवशोषण भीतरी सतह म्यूकोसा से होता है। भीतरी सतह कहां से होता है? म्यूकोसा से क्या होता है? अवशोषण होता है। म्यूकोसा ध्यान रखिएगा, आंतरिक लेयर कौन सी है? म्यूकोसा है। भीतरी सतह म्यूकोसा से क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसकी सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रसांकुर, सूक्ष्म रसांकुर जिन्हें बोला जाता है पेपिलेई, PAPLIAE, पेपिलेई, पेपिलेई सर्कुलेरिज होते हैं जो क्षेत्रफल बढ़ाने में मददगार होते हैं। क्षेत्रफल क्यों बढ़ेगा यह भी ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म रसायन पेपिले सर्कुलेज का कार्य क्या है कि क्षेत्रफल बढ़ाने में कार्य करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? अवशोषण होगा। यदि थोड़ा कम पार्ट होगा तो कम अवशोषण होगा, लेकिन हमें तो जो भी जितना खाया है उसके अंदर जितनी भी चीजें उपस्थित है तो उसका क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करना है। तो पेपिले सर्कुलेरिज उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं? क्षेत्रफल बढ़ाने में मददगार होते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आंतरिक लेयर कौन सी होती है? म्यूकोसा होती है ना। ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे कि अब हम देखिए आहार नाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आहार नाल कंप्लीट कितने मीटर की होती है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि आहार नाल की लेंथ बताइए, छोटी आंत की लेंथ बताइए, बड़ी आंत की लेंथ बताइए। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि आहार नाल की लेंथ और एलिमेंट्री कैनाल जिसे बोला जाता है ना। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई होती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई क्या है? ज्यादा होती है। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। तो साथ के साथ लिख लेंगे, जब हम लेंथ लिख ही रहे हैं सबकी तो लिख लेंगे। और हाँ, ईसोफेगस की भी लेंथ लिख लीजिए, ग्रसिका, ईसोफेगस, इसकी लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की, छोटी आंत की लेंथ कितनी होगी? ये होती है 6 से 7 मीटर। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ लिख लीजिए 1.5 मीटर, ऑलमोस्ट लिख लीजिए 1.5 मीटर ऑलमोस्ट। तो देखिए टोटल लेंथ तो कितनी हो गई? 9 मीटर हो गई। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से 6 या 7 मीटर ये हो गई, 7 8.5 है ना, 25 सेंटीमीटर की क्या हो गई? ईसोफेगस हो गई। ठीक है ना, इस प्रकार 8.5 9 मीटर की क्या होती है? पूरी एक लेंथ होती है। 9 मीटर कंप्लीट हो गया है। जैसे ये 7 है तो 8 8.5 और 25 की ये है ना, तो इस प्रकार ये कंप्लीट लेंथ हो जाती है कि 9 मीटर की क्या होती है? हमारी आहार नाल की क्या होती है?
लंबाई होती है। इसमें कैसे कैसे लेंथ किस किस की होती है ये हमने देख लिया कि लेंथ ऑफ ग्रसिका इसोफेगस की 25 सेंटीमीटर हो गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होगी, 6 से 7 मीटर की समथिंग होती है, और बड़ी आंत की भी 1.5 समथिंग होती है। किसी में 1.5, 1.6, 1.7 भी हो सकती है। इस प्रकार क्या है कि लेंथ ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपको 9 मीटर के समथिंग में जो ऑप्शन हो, जैसे उसमें दे दिया जाए कि 12 मीटर, 13 मीटर, है ना, एक 9 मीटर का हो, तो आपको क्या करना है, 9 मीटर पे टिक करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि लेंथ इसकी किस प्रकार होती है, कितनी लेंथ इसकी होती है। ये बात आपको अच्छे से अब आई थिंक समझ आ गई होगी। देखिए, छोटी आंत के बारे में हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझी है कि इसमें संपूर्ण पाचन क्यों होता है और कैसे होता है, और अवशोषण कैसे होता है ये भी हमने अभी देखा। अवशोषण होने के बाद देखिए कुछ पार्ट होता है जो हमारे क्या है कि जैसे जो पाचित नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जो क्या होगा कि जो उस भोजन का क्या नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। तो वो पाचन नहीं होता है ना, तो वो जितना भी अपाचित भोजन है, क्या है अपाचित भोजन, क्या होता है, छोटी आंत से निकलकर किस में जाता है, सीकम में चला जाता है, फिर बड़ी आंत के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अपाचित भोजन किसके अंदर ट्रांसफर होता है, फिर बड़ी आंत के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। तीनों पार्ट्स छोटी आंत के ध्यान रखने, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन से पार्ट में अवशोषण होता है, जेजुनम में होता है, और कौन से पार्ट में सर्वाधिक पाचन होता है। ये चीज भी आपको क्या रखनी है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। हमने लेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया कि लेंथ में किसकी लेंथ क्या होती है, कौन सी लेंथ किसकी लंबाई कितनी है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बाकी छोटी आंत में बाकी कुछ है नहीं है अलग से, बस इतना ही है। इतना यदि आपने इतना भी ध्यान रख लिया अच्छे से, तो आपका मैं गारंटी कह सकता हूं कि कुछ भी आपका एक भी कुछ सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये चीजें हमने सिर्फ न केवल सिर्फ 10th लेवल तक डिस्कस की हैं, बल्कि हमने बहुत आगे तक इसे अप्रोच किया है कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ इसे 10th लेवल तक ही हमने पढ़ा है, आगे हमने 12th लेवल तक काफी कुछ अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। मतलब इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया तो आप एग्जाम में अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग होती है ना, आप देखिए सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में किस चीज की जरूरत है, या आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपने उस चीज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, आप चीजें रिलेट कर लिए। यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा भी घुमा के आया, तो आप चीजों को यदि सिस्टमेटिकली रिलेट करते हुए आपको पता है कि ये चीज ऐसे होती है, इसका पाचन ऐसे, इसका पाचन ऐसे, ये चीज यहाँ से आई है, तो आप उससे कहीं ना कहीं ऑप्शन के थ्रू भी उस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। और यदि आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली माइंड में नहीं है, कि आपने पता ही नहीं है कि आपको वसा का पाचन कहां पर होना है, ठीक है, तो ये चीजें फिर आपको क्या है, एग्जाम में फिर आप हिंट भी नहीं लगती है कि इसका पाचन ये तो कैसे हो गया। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और एलडीसी के एग्जाम है उसके लिए आप बिल्कुल निरंतर लगे रहिए। कोशिश रहेगी कि आपको साइंस में इसी प्रकार हमारी क्लासें चलती रहे, और आपको अच्छे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ाई जाए। हमारी एक क्लास और है जिसमें हम बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ी आंत का पार्ट ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा काम है, पानी का, वाटर का अवशोषण उसी के अंदर होता है। तो एक छोटा सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और डिस्कस करके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो अभी जब तक के लिए आप यही है कि जिन भी साथियों के साथ एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी, और उनको जिनको साइंस की अच्छे से पढ़नी है या अच्छे से साइंस को समझनी है, तो वो आकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी सिर्फ चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।